नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल के पहले ही दिन इतिहास रच दिया। इसरो ने आज पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो के इस मिशन को एक्सपोसैट मिशन नाम दिया गया है। इसमें PCLV C58 के साथ एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भेजा गया है। इसरो का कहना है कि एक्सपोसैट मिशन का उद्देश्य चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। इसरो का कहना है कि विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर पवन निहारिका आदि का उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और एक्सपोसैट मिशन इसी को समझने में मदद करेगा। इसरो के अनुसार यह खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक सैटेलाइट है। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने कहा कि इस वर्ष हम कई अन्य सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण करने के लिए तैयार हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने 2024 की शुरुआत स्टाइल से की है और PCLV C58 एक्सपोसैट मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, ऐसे समय में अंतरिक्ष विभाग से जुड़े होने पर गर्व है, जब टीम का इसरो के जरिए PM नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और संरक्षण से एक के बाद एक सफलताएं हासिल करना जारी है। पूरी दुनिया के साथ देश भर में लोगों ने 2023 को अलविदा करते हुए नए साल 2024 का जश्न और खुशी के साथ स्वागत किया। नए साल 2024 के स्वागत के बीच देश के अलग अलग राज्यों से एक मनमोहक नजारा देखने को मिला। नए साल के पहले दिन पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारों तक सूरज की पहली किरण धरती को रोशन करती नजर आई। पश्चिम बंगाल में साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया। नए साल के पहले दिन ओडिशा में भी लोगों ने सूर्योदय के दर्शन किए। आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा। असम में भी साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राष्ट्रपति ने कहा, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वर्ष 2024 सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। आइए हम समावेशी और सतत विकास में योगदान देने की नई प्रतिबद्धता के साथ नए साल का स्वागत करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने कहा, प्रत्येक भारतीय को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं। उपराष्ट्रपति ने कहा, नया साल हर किसी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। आइए हम भारत की संपूर्ण प्रगति और समृद्धि में योगदान देने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नववर्ष की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। नए साल के पहले दिन बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नववर्ष का स्वागत करते दिखे। दिल्ली के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ नए साल का स्वागत किया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। वाराणसी में नए साल के मौके पर प्रयाग घाट पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। नए साल पर श्रद्धालुओं ने घाट पर जाकर पूजा अर्चना की। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में नए साल की पहली आरती की गई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती हुई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नए साल 2024 के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
उज्जैन के महाकाल मंदिर समिति का कहना है कि करीब 45,000 लोगों ने भस्म आरती के दर्शन किए। भीड़ को देखते हुए मंदिर में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। नागपुर में भक्तों ने नए साल के पहले दिन साईं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में भक्तों की लंबी भीड़ देखी जा रही है। लोग साईं बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साल 2024 के पहले दिन मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। गुजरात में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 4,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाने का प्रयास भी किया। नए साल के मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने तिरुपति मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना की। वे अपने परिवार के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी नए साल के मौके पर तिरुपति मंदिर पहुंचकर भगवान बालाजी का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। नए साल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और देश के लिए नया साल मंगलमय हो। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने दिल्ली में आज सुबह नए साल के पहले दिन यज्ञ का आयोजन किया। नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने आज पश्चिमी नौसेना की कमान संभाल ली। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना के नए उप प्रमुख होंगे। झारखंड के जमशेदपुर में एक अनियंत्रित कार के डिवाइडर से टकराने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त कार में आदित्यपुर के रहने वाले कुल 8 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और वहां भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस जहाजरानी से संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के कवरत्ती पहुंचेंगे, जहां वे दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भारतीय उद्योग जगत के सीईओ नए साल में अधिक नियुक्तियां करने और निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल 2024 में अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि दर्ज करेगी। भारतीय उद्योग जगत के करीब 2 दर्जन मुख्य कार्याधिकारियों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नए साल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च में तेजी आएगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा। इससे एफडीआई की रफ्तार भी बढ़ेगी। ओला इलेक्ट्रिक देश में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए मंजूरी पाने वाली पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है। देश के भारी उद्योग मंत्रालय ने सर्टिफाई किया है कि ओला इलेक्ट्रिक पीएलआई योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र है। यूट्यूब शॉर्ट्स के औसत दैनिक व्यूज में सालाना आधार पर 120% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में दैनिक लॉग इन करने वाले दर्शकों की संख्या में भी 30% का इजाफा हुआ है। मछुआरों और अन्य हितधारकों की समस्याओं को हल करने तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने वाली योजना सागर परिक्रमा का 10वां चरण आज से शुरू होगा। नवगठित सहकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2024 में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और विस्तार के नए रास्ते खोलने के लिए कई पहल की हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ।
आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज। इस पहल में पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उप कानून और एक राष्ट्रीय सहकारी निकाय शामिल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार 1 जनवरी से HPMC के माध्यम से सेब उत्पादकों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण बागवानी उपकरण, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराएगी। सुक्खू ने एक बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम ने अपना मार्जिन 15% से घटाकर 9% कर दिया है, जिससे सेब उत्पादकों को अधिक किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के समूह ने साल 2023 में इक्विटी से 5 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए और करीब इससे 2 गुनी राशि बॉन्ड के जरिए हासिल की। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में समूह पर लगाए गए गंभीर आरोपों से उबरते हुए अडानी ने निवेशकों का भरोसा साबित किया है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच के लिए व्यय प्रस्ताव मांगे हैं। बजट सत्र आम चुनाव से पहले 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र होगा और सरकार लेखानुदान के जरिए जुलाई 2024 तक 4 महीने के लिए संसद से खर्च की मंजूरी मांगेगी। सरकार ने रविवार को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया। गुजरात गिफ्ट सिटी में विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शराब तक पहुंच के परमिट अनुमति पत्र के पात्र हो सकते हैं। यह शराब सिर्फ गिफ्ट सिटी के अंदर 2 साल के लिए निर्दिष्ट वाइन एंड डाइन क्षेत्र में मिलेगी। देश के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गिफ्ट सिटी आने वाला व्यक्ति अस्थायी परमिट ले सकता है, जो सिर्फ 1 दिन के लिए मान्य होगा और शराब पहुंच परमिट रखने वाले कर्मचारी को निर्दिष्ट वाइन एंड डाइन क्षेत्र में उसके साथ जाना होगा। गुजरात सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों से राज्य को सभी क्षेत्रों में निवेश जुटाने में मदद मिली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 2 दशकों में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 9 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। इस कड़ी में 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच गांधीनगर में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण से राज्य की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। देश विदेश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। पेरिस के चैंप्स एलिसीज पर लाखों लोगों ने एक साथ नए साल का स्वागत किया। फ्रांसीसियों ने एक विशाल उत्सव के साथ पेरिस ओलंपिक खेलों वर्ष की शुरुआत की। आर्क ऑफ ट्रायम्फ पर आतिशबाजी का प्रदर्शन भी किया गया। पूरे फ्रांस में लगभग 90,000 पुलिस तैनात किए गए, जिनमें से 6,000 पेरिस में थी। जर्मनी में पिछले साल नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुए दंगों और आपातकालीन सेवाओं पर हमलों से सबक लेते हुए जर्मन अधिकारियों ने इस बार काफी सतर्कता बरती। बर्लिन में नए साल की पूर्व संध्या पर जनता से शांतिपूर्ण रहने की अपील के साथ ही लगभग 3,200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।
जर्मनी भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भारी वर्षा से बाढ़ग्रस्त लोअर सैक्सोनी के कस्बों और क्षेत्रों का दौरा किया। एलेर नदी पर वर्डन का दौरा करते हुए स्कोल्स ने आपातकालीन सेवाओं, अधिकारियों के प्रतिनिधियों और नागरिकों की प्रशंसा की। चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि उन्होंने वास्तविक एकजुटता दिखाई है। स्कोल्स ने अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर सैक्सोनी के मंत्री प्रीमियर स्टीफन बेल के साथ बाढ़ वाले क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर उड़ान के साथ की। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि लोअर सैक्सोनी में बाढ़ का पानी अभी तक कम नहीं हुआ है और एलेर, लेन, ओकर और मित्तिल वेसर क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हैं। अमेरिका ने लाल सागर में हुती विद्रोहियों पर कार्रवाई की है। अमेरिका नौसेना ने लाल सागर में व्यापारी जहाज पर हुती विद्रोहियों के हमले को नाकाम करते हुए उसके 3 जहाज को डुबो दिया, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी आइजनहावर और यूएस ग्रेवली के हेलीकॉप्टर को एक संकटपूर्ण कॉल मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए हमलावरों को खदेड़ा गया। अमेरिका अधिकारी के मुताबिक हुती विद्रोहियों पर हमला करने के बाद लाल सागर में सभी जहाजों की यात्रा पर 48 घंटों के लिए रोक लगा दी गई है। हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा कि लाल सागर में अमेरिकी सेना द्वारा उनकी नौकाओं पर हमला करने के बाद 10 हुती नौसैनिकों की या तो मौत हो गई है या फिर वह लापता हो गए। फेलिक्स त्सेकेदी समर्थकों ने कांगो की राजधानी किनशासा में एकत्र हुए और चुनाव में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकेदी के दोबारा चुने जाने का स्वागत किया। फेलिक्स त्सेकेदी को 20 दिसंबर को हुए मतदान में कुल पड़े वोटों में से 73% से अधिक वोट मिले। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके द्वारा अधिदेशित लोगों के पास संवैधानिक न्यायालय में चुनाव के परिणाम को चुनौती देने के लिए 2 दिन का समय है। कदीमा द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद त्सेकेदी को अस्थायी रूप से चुना गया है। उनकी पार्टी के मुख्यालय के बाहर त्सेकेदी के समर्थकों ने खुशी जाहिर की। इजरायली सेना ने गजा में जमीनी सैन्य अभियान में शामिल कुछ सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। आईडीएफ का कहना है कि गजा में जमीनी आक्रमण में भाग लेने वाली 5 लड़ाकू ब्रिगेड को वापस लिया जाएगा ताकि सैनिक आगे की लड़ाई के लिए खुद को मजबूत कर सकें। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ आरक्षित सैनिक इस सप्ताह की अपने परिवारों और नौकरियों में लौट आएंगे। इससे अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। हगारी ने कहा कि गजा में हमास की सुरंगों को नष्ट करने का काम जारी है। गजा से इजराइल की ओर दागे गए रॉकेट की तीव्रता को कम करने पर भी काम हो रहा है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में मध्य गजा में इजरायली सेना के हमलों में 150 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि 286 लोग घायल हो गए। गजा से मध्य इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए, जिससे देश के पूरे मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया ने कई अवरोधों के फुटेज दिखाए हैं। फिलहाल किसी भी प्रत्यक्ष हित की कोई रिपोर्ट नहीं थी। कैलिफोर्निया में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कैलिफोर्निया में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। मैनहट्टन बीच पर 20 फीट तक ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से बीच को बंद कर दिया गया। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेलवे के मुथुपंडी राजा ने राष्ट्रीय कीर्तिमान रचते हुए 61 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। 61 किलो भार वर्ग के जूनियर वर्ग में तमिलनाडु के एस मुथियामनियन ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे की दीपाली गुरसाल ने 160 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। पैरा एशियन गेम्स चैंपियन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार में साल की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा तीरंदाज का पुरस्कार हासिल कर लिया है। वर्ल्ड तीरंदाजी ने इसकी घोषणा की है। शीतल इसी के साथ वर्ल्ड तीरंदाजी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर में भारत की 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी। टूर्नामेंट के शीर्ष 3 टीमें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई करेंगी।
एचएस प्रणय और लक्ष्य सेन सहित भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों को अगले महीने होने वाले इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुश्किल ड्रॉ मिला है। प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। राफेल नडाल ने संकेत दिया है कि वे 2024 सीजन से आगे खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। नडाल कुल्हे की चोट से वापसी कर रहे हैं। वे लगभग 1 साल तक खेल से दूर रहे। नडाल ने कहा कि मैं ये 100% नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया में खेलना मेरे लिए आखिरी मौका होगा। सऊदी प्रो लीग में खेले गए मैच में अल नासर ने अल ताबाउन को 4-1 से हरा दिया। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इगा स्वातेक ने यूनाइटेड कप मिश्रित टीम स्पर्धा में बिट्रीज हद्दात माया को 6-2, 6-2 से हरा दिया। द डिप्लोमैट एक इंडियन डिप्लोमैट की कहानी पर आधारित है जो पाकिस्तान से एक भारतीय लड़की को वापस लाने की कोशिश करता है जहां उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और धोखा दिया गया था। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूं 19 जनवरी को रिलीज होगी। रवि जाधव निर्देशित फिल्म में पंकज त्रिपाठी टाइटल रोल में नजर आएंगे। करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता के नाम एक हार्दिक नोट लिखा, साथ ही 20 वर्ष के साथ के लिए उनका आभार व्यक्त किया। शाहरुख खान की डंकी का वर्ल्ड वाइड बिजनेस 400 करोड़ के करीब पहुंच गया है। बस कुछ दिनों में फिल्म इस जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ओटीटी पर अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। उनकी डेब्यू सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स जनवरी में आ रही है। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबेरॉय फिल्म फाइटर में प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे। ऋतिक और दीपिका की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म 25 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज होने वाली है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।